हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रिया टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर अपर्दन एवं निक्षेपण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनके बारे में अध्ययन किया था और इसमें हमने देखा था कि अपर्दन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। एक बात हमने पढ़ी थी कि अपक्षय अपर्दन के लिए जरूरी है, अपर्दन के लिए जरूरी है, याद रखना। अपक्षय अपर्दन के लिए जरूरी है, लेकिन अपर्दन के लिए अपक्षय के लिए अपर्दन जरूरी नहीं है। याद रखना, अपक्षय होगा तो अपर्दन होगा, लेकिन अपर्दन हो या अपक्षय हो ये जरूरी नहीं है। तो याद रखना, अपक्षय के लिए अपक्षय होगा तो अपर्दन होगा और अपर्दन होगा तो अपक्षय हो ये जरूरी नहीं है, ये याद रखना बच्चों। और हमने देखा अपर्दन के लिए जो कारक है, जैसे जल है, हिमानी है, वायु है, धाराएं हैं, लहरें हैं और भौमजल है। ये सब के सब क्या है बच्चों? अपर्दन के कारक। किसके कारक है? अपर्दन के कारक। इन कारकों में से 3 ऐसे कारक हैं जो जलवायु से संबंध रखते हैं, जैसे जल, हिमानी और वायु। जल, हिमानी और वायु, ये 3 कारक ऐसे हैं जो किससे संबंध रखते हैं? जलवायु से। बाकी धाराएं हैं, लहरें हैं और भौमजल हैं, ये जलवायु से संबंध नहीं रखते हैं। और ये जो तीनों जो तत्व हैं, जल है, हिमानी है, वायु है, वो पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे जल द्रव्य अवस्था में, हिमानी ठोस अवस्था में और वायु गैसीय अवस्था में। तो ये तीनों के तीनों अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। जल द्रव्य अवस्था में, हिमानी ठोस अवस्था में और वायु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आज हम बच्चों इसी अपक्षय और अपर्दन टॉपिक के कुछ पीछे बचे हुए जो बिंदु थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु, लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापश्च तटीय प्रदेश में कार्य करती है। देखो, लहरें होती हैं जो समुद्र, नदियों के अंदर पानी के साथ उड़ती है, वो हमेशा थल यानी जमीन और जलमंडल यानी जल, इन दोनों के जो किनारे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तटीय प्रदेश, उसके पास ही ये गठित या संचालित होती है। अब एक शब्द है इसमें, तटीय प्रदेश। यदि तटीय प्रदेश की बात करें तो बच्चों, तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा भाग जो जल व स्थल का अंतरापृष्ठीय हो, अंतरापृष्ठीय हो, उसी को हम क्या कहते हैं? तटीय प्रदेश। और विश्व का सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला जो देश है वो कौन है बच्चों? कनाडा। इसकी देश की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है, याद रखना। विश्व में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश की बात करें तो कनाडा है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। यदि भारत में देखते हैं तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है कुल, ठीक है। और यदि द्वीप सहित इसको लिया जाता है, द्वीपीय सहित, और यदि द्वीप सहित नहीं लेते हैं तो भारत की जो तटीय सीमा होती है वो होती है
6100 किलोमीटर। द्वीप रहित नदियां तो कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। और यदि हम भारत के अंदर तटीय सीमा के अनुसार राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। किसकी है बच्चों? गुजरात की। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की। इनकी सबसे ज्यादा तटीय सीमा भारत के अंदर पाई जाती है। और सबसे कम गोवा की है। किसकी है? गोवा की तटीय सीमा सबसे कम भारत में मिलती है। अब अपन वापस देखते हैं इसी बिंदु को। जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषता द्वारा निर्धारित होता है। जबकि देखो, लहरे का कार्य तटीय सीमा पर होता है, जबकि भूमिगत जल का जो कार्य होता है वो आकस्मिक विशेषता के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब इसकी ज्यादा कोई विशेषता देखने को नहीं मिलती है। इसकी जो विशेषता ज्यादातर देखने को मिलेगी वो सिर्फ चुना प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेगी, इसलिए इसकी ज्यादा विशेषता देखने को नहीं मिलती। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील और जल प्राच्य हो तो केवल काष्ठ आकृतियों का ही निर्माण हो। यदि कोई शैलें कैसी हो? पारगम्य हो, जिसके अंदर जल क्या हो जाए? आर पार हो जाए, या जल के साथ घुलनशील हो, या जल के साथ मिल जाने वाली हो, तो वो शैलें हमेशा किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करेगा? काष्ठ स्थला आकृति। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अवसादी शैल। कौन सी शैल? अवसादी शैल। अवसादी शैल है वो पारगमी है, घुलनशील भी है और देखने को मिलती है। क्योंकि अवसादी शैल का एक उदाहरण है चूना, जो पारगमी भी है और जल के साथ घुलनशील भी है और विभिन्न प्रकार की काष्ठ स्थल आकृतियों का क्या करता है? निर्माण करता है। अगला बिंदु लेते हैं। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। याद रखना, निक्षेपण होता है वो किसका परिणाम होता है? अपर्दन का परिणाम होता है। याद रखना, याद रखना बच्चों, अपर्दन किसका परिणाम होता है? अपक्षय का। और निक्षेपण किसका परिणाम होता है? अपर्दन का। याद रखना, वापस मैं यहां पर लिख ही देता हूं बच्चों, याद रखना, अपर्दन किसका परिणाम होता है? अपक्षय का। निक्षेपण किसका परिणाम होता है? अपर्दन का। कैसे? अब समझा। यदि हम देखते हैं तो अपक्षय होगा तो अपर्दन होगा, अपर्दन होगा तो निक्षेपण होगा। देखना, अपक्षय है तो क्या होगा? अपर्दन होगा। अपर्दन होगा तो क्या होगा? निक्षेपण होगा। याद रखना, याद रखना बच्चों, अपर्दन, निक्षेपण ये सब एक दूसरे की क्या है? कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और यही कड़ी आगे विद्यमान भी रहती है। तो याद रखना, अपक्षय होगा तो अपर्दन होगा, अपर्दन होगा तो निक्षेपण होगा। अगला बिंदु अपन लेते हैं अब। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है और ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों में वेग की कमी आ जाती है तो परिणाम तो अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। देखो क्या लिखा है बच्चों, निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। बात आगे समझे, कब होता है ये? जब ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारक उन पदार्थों को ढो नहीं पाते हैं या वेग में क्या आ जाता है, उनकी कमी आ जाती है, तो परिणाम से अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? अब से इन अवसादों का निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो याद रखना, जब तक कोई नदी, धाराएं, लहरें पदार्थों को ढो पाती है तब तक उसका अपर्दन होता है। जब वो ढोना समाप्त कर देती है या उसके ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है उस समय इसके अपर्दन के स्थान पर निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखना, निक्षेपण का अर्थ है अपर्दित किए गए पदार्थों का जमाव ही क्या कहलाता है? निक्षेपण। याद रखना, अपर्दित किए गए पदार्थों का जमाव ही क्या कहलाता है बच्चों? निक्षेपण कहलाता है। इसकी मैं परिभाषा आपके यहाँ लिख देता हूं जो आपको याद रहेगी आसानी से। अब निक्षेपण की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। अपर्दित किए गए पदार्थों का निक्षेप या जमाव ही क्या कहलाएगा?
निक्षेपण। अपवर्तित किए गए पदार्थों का जमाव ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अगला पॉइंट, निक्षेपण निश्चित किसी कारक का कार्य नहीं है। निक्षेपण होता है वो किसी कार्य का कारण नहीं है। याद रखना, निक्षेपण के लिए कोई कारक का कार्य नहीं होता, वो ऑटोमेटिक जहां पर डा समाप्त होगी वो निक्षेपण शुरू हो जाएगा। जैसे अपक्षय के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होता है? भौतिक कारक होता है, रासायनिक कारक होता है और जैविक कारक होता है। उससे क्या होता है बच्चों? अपक्षय होता है। तो इनके कारक हो गए। अब अपर्दन के लिए कौन से कारक हैं? नदी है, लहरें हैं, वायु है, जल, वामजल है, ये सब है। लेकिन अपर्दन का के बाद जो निक्षेपण आता है इसका कोई भी कारक नहीं होता है, कोई भी कारक नहीं होता है। ये वहां पर होता है जहां पर किसी भी क्षेत्र की ढाल समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, उस समय इन अपर्दित कारकों का क्या हो जाता है? वेग कम हो जाता है, और वेग कम हो जाने से ही वहां पर निक्षेपण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं, और जब निक्षेपण की प्रक्रिया होते हैं पहले क्या होता है? स्थूल पदार्थ और उसके बाद में सूक्ष्म पदार्थ प्रवाहित। स्थूल का मतलब होता है भारी और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे। तो याद रखना, पहले बड़े बड़े पत्थरों का जमाव होता है, फिर छोटे छोटे पत्थरों का क्या होता है? अपवर्तित पदार्थों का जमाव होने लगता है। तो याद रखना, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म। अगला बिंदु, निक्षेपण से भिन्न भूभाग बढ़ जाते हैं। निक्षेपण प्रक्रिया होती है उस समय यदि किसी धरातल पर गड्ढे होते हैं या गर्त होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जबकि अपवर्तन में खड्डे गहरे हो जाते हैं। वही अपवर्तन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल है, हिमालय वायु, लहरें, धाराएं और भूमिगत जल इत्यादि निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करते हैं। और जो अपवर्तन के जो प्रवाहयुक्त जो कारक होते हैं कौन कौन से? जल है, हिमालय वायु है, लहरें, धाराएं और भूमिगत जल, ये किस रूप में कार्य करते हैं? निक्षेपण के कारक के रूप में ही कार्य करते हैं। अर्थात निक्षेपण के प्रमुख कोई कारक नहीं होते हैं, वो अपवर्तन के ही कारक होते हैं जो निक्षेपण के कार्य करते हैं। तो अपवर्तन के जो कारक हो गए वही क्या करेंगे? निक्षेपण करने में सहायता करते हैं। तो याद रखना बच्चों, निक्षेपण स्वयं के कोई कारक नहीं है, उसमें अपवर्तन के कारक ही कार्य करते हैं। अब है मिट्टी निर्माण प्रक्रिया या मृदा निर्माण प्रक्रिया होती क्या? पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, मृदा क्या होती है, मृदा निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मृदा या मिट्टी धरातल के ऊपर या धरातल की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस और जैविक तत्व पाए जाते हैं। धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस और जैविक तत्व पाए जाते हैं तथा कणों का आकार मृदा के कणों का आकार सूक्ष्म होता है या छोटा होता है, उसी को हम मृदा या सोइल कहते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, धरातल के सबसे ऊपरी महीन कणों से युक्त जिसमें जैविक तत्व और ह्यूमस पाए जाते हैं उसी को हम मृदा कहते हैं। कैसे बच्चों? धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जो महीन कणों से युक्त होती है और जिसमें ह्यूमस और जैविक तत्व पाए जाते हैं उसे हम सोइल के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा विश्व के अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है और विश्व के सभी देशों में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती, सब में क्या पाई जाती है? भिन्नता देखने को मिलती है। और भारत के अंदर भी देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण वाकई जनक, सेल, समय अवधि, ये सभी कारक उत्तरदायी होते हैं। अब मृदा निर्माण के अंदर आपको पता ही है भौतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैविक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और समय अवधि का भी क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है।
जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी मिट्टी को बनने के लिए सबसे पहले भौतिक कारक में जनक सेल उत्तरदायी होती है। कौन होती है? जनक सेल। फिर उसके बाद में स्थलाकृति और उच्चावच। कौन होता है? स्थलाकृति और उच्चावच। उसके बाद में आप देखते हो तो वनस्पति और जैविक या जीव जंतु, ये भी मृदा निर्माण के लिए बहुत ही उत्तरदायी होते हैं। और अंत में समय अवधि ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समय अवधि ही मिट्टी को परिपक्व और परिच्छेदिका का निर्माण करने में योगदान देती है। तो हम मृदा निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। याद रखना, मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम किस पर निर्भर होता है? अपक्षय पर निर्भर होता है। यदि अपक्षय नहीं होगा तो अपर्दन नहीं होगा, अपर्दन नहीं होगा तो निक्षेपण नहीं होगा, और निक्षेपण की प्रक्रिया नहीं होगी तो किसका निर्माण नहीं होगा बच्चों? मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। तो मिट्टी के निर्माण के लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है? अपक्षय जरूरी है। अपक्षय होगा तो मिट्टी का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि हम इस शब्द को तोड़कर देखते हैं, जनन, जनन क्या है? यदि हम साइंस की भाषा में देखें तो जनन क्या है? तो इसकी सीधी सी परिभाषा बच्चों, सजीवों द्वारा अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना। सजीवों द्वारा अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यही अपक्षयी प्रवाह ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। और ये अपक्षय प्रक्रिया के दौरान जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वही इस निवेश के क्या होते हैं? मूल निवेश माने जाते हैं। मृदा निर्माण के कुल मूल निवेश क्या होते हैं? जनक सेल होती है, जो अपक्षय के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगला बिंदु, सर्वप्रथम अपर्दन प्रवाह या लाए गए पदार्थों का निक्षेप में बैक्टीरिया और अन्य निष्कृष्ट पौधों जैसे काई लाइकेन द्वारा उपनिवेश किए जाते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है बच्चों? अपेक्षित प्रवाह द्वारा लाए गए पदार्थों का क्या होता है? निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले ये जनक सेल है, ये होगी जनक सेल। जनक सेल का सबसे पहले क्या होता है? अपक्षय होता है। क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय के बाद क्या होता है इसका? अपर्दन होता है। और अपर्दन होता है उस समय क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जो निक्षेप है, बैक्टीरिया है, वो अपने साथ मिट्टी के साथ बहाकर लेकर आती है और फिर उनका क्या कर देती है? निक्षेप यानी जमाव कर देती है। क्या कर देती है? जमाव कर देती है। और उसके अंदर फिर काई, लाइकेन जैसे बहुत सारे तत्व और मिल जाते हैं, जिसके अंदर इसमें किसकी वृद्धि हो जाती है? जैविक तत्व और ह्यूमस की, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? उपजाऊ मृदा या मिट्टी क्या बन जाती है? उपजाऊ मृदा या मिट्टी बन जाती है। तो याद रखना, प्रारंभ के अंदर क्या होती है? जनक सेल होती है। जनक सेलों का क्या होता है? अपक्षय होता है, भौतिक कारक के द्वारा, रासायनिक कारकों द्वारा, जैविक कारकों के द्वारा। और उसके बाद जल के महत्वपूर्ण जो कारक है जैसे वायु है, लहरें है, हिमानी है, धाराएं है और भौमजल है, उनके द्वारा उनका क्या होता है? अपर्दन होता है। और फिर इन्हीं अपर्दन के कारकों के द्वारा इन पदार्थों के अंदर क्या होता है? निक्षेप होता है। और निक्षेप होने से पहले अपर्दन के अंदर उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और बैक्टीरिया के क्या होता है? उसमें अंश होकर उसके अंदर क्या हो जाता है? उसका जमा। और फिर उसके अंदर लाइकेन और कई जैसे तत्व उपनिवेश हो जाते हैं, जिससे वो मिट्टी क्या हो जाती है? जैविक तत्व और उनमें से भरपूर हो जाती है, जिसे हम उपजाऊ मृदा के रूप में जानते हैं। और इसी प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। क्या होता है? मिट्टी का निर्माण। अगला पॉइंट, जीव एवं पौधों में मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। और जब इसके अंदर क्या होते हैं? जीवों के जो तत्व है, वनस्पति के तत्व है, ये सब इसे अपक्षित पदार्थ के साथ क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। क्या होता है? मिल जाते हैं।
जिसके कारण वहां पर जैविक तत्व और ह्यूमस की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरह बच्चों मिट्टी निर्माण में ये सारे जो तत्व है, जैसे अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण है, जैविक तत्व है, ये एक महत्वपूर्ण योगदान या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब हम लेते हैं इसी तरह मृदा निर्माण का नेक्स्ट बिंदु को। प्रारंभ में गौण घास एवं फंस की वृद्धि होती है। देखो जब मिट्टी का निर्माण होता है तो उस मिट्टी के ऊपर प्रारंभ के अंदर बड़े बड़े पौधों या वृक्षों का निर्माण या उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि वहां पर प्रारंभ के अंदर तो क्या होती है, घास उगती है, फंस उगते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है, याद रखना। फिर बाद में बच्चों, बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होती है। फिर आपको पता ही है बीजों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, चाहे वो पशु के द्वारा हो, चाहे वायु के द्वारा हो, चाहे पक्षियों के द्वारा हो। वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बीज क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर उन बीजों एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के बाद वो मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है, उग जाते हैं और उनकी क्या होती है, वृद्धि। तो प्रारंभ के अंदर घास और फंस उगते हैं, बाद में इन बीजों जो वायु के द्वारा लाए गए, पक्षियों के द्वारा लाए गए, उनके पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है और पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती है और फिर पौधे की जो जड़ें होती है मिट्टी के आंतरिक भाग तक क्या हो जाती है, घुस जाती है। तो याद रखना, प्रारंभ में जब मिट्टी का निर्माण होता है तो क्या उगती है, घास और फंस, फिर पशु पक्षियों और वायु के द्वारा लाए गए बीजों में पौधे बनते हैं, झाड़ें होती है और उनकी क्या होती है, वृद्धि। और फिर बाद में क्या होता है, पौधे की जड़ें नीचे तक चली जाती, पौधे की जड़ें नीचे तक चली जाती है। अगला पॉइंट, बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जैसे चूहा है, कौन है, चूहा, ठीक है, दीमक है, तत्व है और केचुए हैं। ये सब क्या करता है, जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसका उथल पुथल करता है, नीचे से वाली जमीन को मिट्टी ऊपर लाता है, नीचे वाली जमीन को क्या करता है, ऊपर लाता है। तो बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज छिद्र में हो जाए और ये मिट्टी जैसे ये बिल होगी तो नीचे वाले ऊपर आती है और ऊपर वाले वापस क्या होती है, नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है, छिद्र में पुंज हो जाता है। क्या होता है, छिद्र में पुंज। आपने देखा होगा चींटियों की जो क्षेत्र होता है वहां पर जो मिट्टी होती है एकदम दाने के समान होती है। किस तरह होती है, दाने के समान। चूहे के जो बिल होते हैं वहां की मिट्टी भी कैसी होती है, दानेदार होती है। जहाँ दीमक होती है वहां की मिट्टी भी कैसी होती है, दानेदार होती है और सॉफ्ट होती है। तो उसका कारण क्या है कि इस मिट्टी को उन्होंने क्या कर दिया, पुंज और छिद्र में होता है और स्पंज की तरह हो जाता है और वो मिट्टी कैसी हो जाती है, एक स्पंज की भांति। जिस प्रकार गिरीदार स्पंज होता है उसी प्रकार ये भी हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता में, वायु में प्रवेश आदि के कारण ये परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है और ये छिद्र में युक्त होने के कारण उसमें जल ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, वायु को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखो मिट्टी का छिद्र में हो जाने के कारण उसमें जल धारण करने की क्षमता और वायु धारण करने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, परिपक्व होती है। क्या होती है, परिपक्व। और उसमें खनिज तत्वों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जीव उत्पाद की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे उच्च कोटि की एक मिट्टी का निर्माण होता है। अब एक शब्द आया खनिज। खनिज क्या है, तो खनिज के अंदर आपने पहले भी पढ़ा था, खनिज की परिभाषा यदि खनिज जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थ जिसकी निश्चित भौगोलिक संरचना तथा रासायनिक तत्वों की विशेषता पाई जाती है।
को हम खनिज के नाम से जानते हैं। और साधारण भाषा में यदि हम खनिज की परिभाषा पढ़े भूगोल की भाषा के अनुसार, तो जमीन से खोद कर निकाले गए पदार्थ को हम क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। जमीन से खोद कर निकाले गए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पेंडालोजी मृदा विज्ञान है। यदि आप सवाल पूछते पेंडालोजी क्या है, तो याद रखना मिट्टी का अध्ययन करने वाले मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेंडालोजी। मिट्टी का अध्ययन करने वाले मृदा विज्ञान को ही पेंडालोजी कहा जाता है। पेंडालोजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है, और मृदा का जो अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक होता है उसे क्या कहते हैं? पेंडालोजिस्ट। याद रखना पेंडालोजी मृदा विज्ञान को कहते हैं और पेंडालोजिस्ट मृदा वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर मृदा निर्माण की प्रक्रिया और अपर्दन एवं निक्षेपण के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए थे उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मृदा निर्माण के जो कारक हैं, जनक सेल, स्थलाकृति एवं उच्चावच और जैविक तत्व और कालावधि जैसे महत्वपूर्ण बिंदु का हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।